Hello friends, this is our 11th lecture. Mostly this will be the last lecture on the topic mechanical properties of fluid. We are going to discuss about the Bernoulli's equation. हमने अब तक जो पढ़ा था उसमें से जो एक important point होगा that is Bernoulli's equation. इससे पहले हमने continuity equation देखा था और continuity equation में हमने देखा था dv1 equals to dv2 that is the change in volume equals to change in volume in particular time t and both are equal to each other. या तो फिर हमने लिखा था a1 v1 equals to a2 v2 in which a1 v1 are areas and velocities at different section. तो उसी कंटिन्यूटी इक्वेशन का हम आगे यूज करेंगे और देखेंगे बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है. अब सबसे पहले कि बर्नौलीज इक्वेशन का यूज क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है. एट पर्टिकुलर पॉइंट अगर हमें वेलोसिटी चाहिए, उसी पॉइंट के ऊपर हमें प्रेशर चाहिए, या तो फिर वो पॉइंट कितने हाइट ऊपर होगा उसका हाइट अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हम बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन यूज करने वाले. इसलिए यहाँ पे जो इक्वेशन यूज होगा वो इक्वेशन बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है. तो देखेंगे वो इक्वेशन किस तरह से फाइंड आउट करना है. अब इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कंटिन्यूटी इक्वेशन का पता होना. ओके, तो उसके लिए बेसिकली जिस तरह से हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन डिराइव किया था तो उसमें जो डायग्राम कंसीडर किया था वैसे ही डायग्राम हमने यहाँ पे कंसीडर किया है. ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉटम में लाइन है दैट इज द रेफरेंस. अब इस रेफरेंस से ऊपर एक पाइप है जिसके अंदर से कुछ लिक्विड फ्लो हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे जो लिक्विड फ्लो होगा समझेंगे उसका जो डेंसिटी होगा दैट डेंसिटी मस्ट बी रो. यहाँ पे जो हमने लिक्विड कंसीडर किया उसका डेंसिटी होगा रो. अब हमने इस पाइप के दो सेक्शन कंसीडर किए. फर्स्ट सेक्शन इज पी क्यू. ओके, इन दिस सेक्शन जो वेलोसिटी होगा लिक्विड का दैट इज कंसिडर्ड एज v1 और इस सेक्शन का रेफरेंस से जो हाइट होगा दैट हाइट इज h1. तो लेट अस कंसिडर यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा दैट प्रेशर मस्ट बी P1. यहाँ पे जो प्रेशर हम कंसिडर करने वाले दैट प्रेशर मस्ट बी P1 और यहाँ पे जो एरिया होगा इस सेक्शन का वो एरिया हमने कंसिडर किया A1. तो समझो इन टाइम t यहाँ से लिक्विड जो फ्लो हुआ तो इन टाइम t लिक्विड ने जो डिस्टेंस कवर किया दैट डिस्टेंस इज d1. सो व्हाट इज मीन बाय d1? d1 इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लिक्विड इन टाइम t. एट द सेम टाइम, okay, in same time we are considering different section. Here we have considered section rs and now in section rs also fluid completed its distance d2 in the same time in which distance d1 is traveled by the liquid. okay, तो जितना distance d1 कवर किया, ये d1 डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लगा था t, उसी टाइम में हमने r से आगे जो डिस्टेंस कवर होगा वो डिस्टेंस कंसीडर किया d2. अब यहाँ पे जो सेक्शन r होगा इसका हाइट हमने कंसीडर किया रेफरेंस से h2. जैसे यहाँ पे h1 कंसीडर किया था वैसे ही हमने यहाँ पे जो हाइट कंसीडर किया दैट इज द h2. अब h2 हाइट यहाँ पे जो लिक्विड फ्लो होगा उसका वेलोसिटी कंसीडर किया v2 और सेक्शन जो pq था यहाँ पे जो वेलोसिटी था वो v1 कंसीडर किया था. यानी कि इससे रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स है बेसिक पैरामीटर्स उनको हमने कंसीडर कर लिया. अब देखो यहाँ पे जो एरिया होगा इट इज कंसिडर एज A2. हमें पता है कि एरिया A1 इज ग्रेटर देन A2. ओके, सो एरिया A1 इज ग्रेटर देन A2. अगर एरिया A1 बड़ा है A2 से तो वेलोसिटी V2 इज ग्रेटर देन V1. तो वेलोसिटी V2, क्योंकि अगर नैरोअर सेक्शन होगा तो इस नैरोअर सेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होता है जो कि हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन में पढ़ा था. जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज होगा उसी सेक्शन में प्रेशर ड्रॉप होता है. यानी कि जो प्रेशर होगा P2 इट इज लेस देन P1. ओके, सो P1 इज हायर प्रेशर एंड P2 इज लोअर प्रेशर. यानी कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ही लिक्विड पास हुआ नैरोअर सेक्शन में चला गया वहां पे प्रेशर ड्रॉप होता है. वो बेसिकली हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन में ही पढ़ा था. क्यों ड्रॉप होता है? क्योंकि वहां पे वेलोसिटी इंक्रीज होता है. जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगा वहां पे प्रेशर ड्रॉप होगा. सिंपली एक रिलेशन आपको याद रखना है, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. अगर सिंपली बात करेंगे वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. आल्सो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. एरिया बड़ा, वेलोसिटी कम तो प्रेशर वहां पे बढ़ेगा. सो दीज आर द फंडामेंटल पॉइंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू कंसिडर दिस इक्वेशन. ओके, तो यहाँ पे हमने पूरा बेसिक जो था वो बेसिक हमने पढ़ लिया. अब देखो सेक्शन PQ पे जो फोर्स बनेगा दैट फोर्स मस्ट बी F1 और फोर्स का फॉर्मूला पता है हमें, फोर्स इक्वल्स होता है प्रेशर इनटू एरिया. ओके, तो एट सेक्शन PQ प्रेशर है हमारा P1 एंड एरिया इज A1. ओके, सिमिलरली
एट सेक्शन आर एस पे जो फोर्स डेवलप होगा इट इज P2 इंटू एरिया 2। अब देखो यहाँ पे पी क्यू एंड आर एस पे जो फोर्सेस हमने निकाले, यहाँ पे F2 जो होगा इट इज निगेटिव, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स को अपोज करता है। ये वाले केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स को अपोज करने वाला है, इसलिए यहाँ पे F2 का वैल्यू निगेटिव होगा। सेकंड थिंग, हम ऐसे भी कह सकते कि यहाँ पे जो प्रेशर जा रहा है ये ऊपर की डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा वो नीचे की डायरेक्शन में बनेगा, दैट इज बैक प्रेशर, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर निगेटिव हो सकता है, इसलिए हमने -P2 इंटू A2 लिया। सो दीज आर द फोर्सेस। ओके, नाउ लिक्विड हैज मूव फ्रॉम दिस सेक्शन टू सेक्शन RS, and when this liquid moves there is a work done. Okay, when there is a displacement of liquid there is a work done. So we can obtain the formula for work done, and work done यहाँ पे जो होगा it is due to the pressure difference, it is due to the pressure difference. Okay, और बेसिकली हमें फॉर्मूला भी पता होता है कि फोर्स इनिशियल फोर्स इनटू डिस्टेंस जो मूव हुआ था यहाँ पे D1। ओके, सो F1 D1 माइनस F2 D2, तो ये जो होगा ये इट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क, बिकॉज बेसिकली वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो D1 इज द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे F1 इंटू D1, F1 का वैल्यू पता है हमें P1 A1 D1 माइनस F2 का वैल्यू P2 A2 D2। ओके, सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर वर्क डन। ओके, तो यहाँ पे हमने वर्क डन का फॉर्मूला लिया। निगेटिव क्यों है? क्योंकि इट इज बैक प्रेशर, या तो फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हैव अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई P2 A2 D2 इज निगेटिव। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली अब हमें पता है कि dv इक्वल्स टू dv1 इक्वल्स टू dv2, ओके, इक्वल्स टू कांस्टेंट, बिकॉज it is written according to continuity in equation, by continuity equation. Okay, so by continuity equation we can write dv equals to dv1 equals to dv2, so work equals to, we can write p1 into dv minus p2 into dv, so basically work equals to p1 minus p2 into dv, that is the pressure into volume is also known as work done. Okay, so this is the basic formula for work. लेकिन बेसिकली जब भी हमने मैकेनिक्स पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि वर्क जो होता है इट इज द सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, इट इज द सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके साथ हम इसको रिलेट कर लेंगे। ओके, तो बेसिकली हमें यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला मिला है। ओके, तो इसमें से एक क्वेश्चन याद रख लो। अब हम देखेंगे कि सेक्शन पी क्यू एंड सेक्शन आर एस पे जो पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो ये तो आप पूरा बेसिक इतना एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि मैं इसको आगे चल के रफ करने वाला हूँ, क्योंकि ये इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा है तो इसके लिए हमें एक दो बार रफ करना पड़ेगा। ये दोनों इक्वेशन याद रख लो जो हमने यहाँ पे बॉक्सेस में डाला है, वर्क के लिए ये वाला एंड ये वाला, जिसके अंदर हम ये चेंजेस करने वाले आगे चल के। ओके, अब फाइंड आउट करेंगे काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी एट निकालेंगे पी क्यू। ओके, पी क्यू सेक्शन पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा, तो बेसिक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv²। ओके, तो यहाँ पे मास को रिप्लेस कर देंगे, सो हाफ ऑफ मास को हम रिप्लेस कर सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम एंड हियर v1² दैट इज वेलोसिटी। लेकिन वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम जो है एट सेक्शन पी क्यू, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया A1 इंटू डिस्टेंस, सो इसको लिखेंगे A1 इंटू D1 इंटू V1²। ठीक है, तो ये दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन पी क्यू। सिमिलरली एट सेक्शन आर एस भी हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, और एट सेक्शन आर एस काइनेटिक एनर्जी को सिमिलरली अगर लिखा जाए तो हाफ ऑफ रो A2 D2 इंटू V2²। ओके, और इसको आगे चल के हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ रो जो A2 D2 था इसे लिखेंगे dV2
इंटू V2 स्क्वायर, ओके, और इसे भी लिखेंगे हाफ ऑफ रो dV1 इंटू V1 स्क्वायर। बट हमें पता है कि dV1 एंड dV2 इक्वल्स टू dV, सो इसको आगे चल के और लिखेंगे हाफ ऑफ रो dV इंटू V2 स्क्वायर, और इसे आगे चल के लिख सकते हैं हाफ ऑफ रो dV इंटू V1 स्क्वायर। सो अब हम यहाँ पे निकालेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो हमने यहाँ पे बेसिक काइनेटिक एनर्जी निकाला एट सेक्शन पी क्यू एंड आर एस। अब हम निकालेंगे काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन फर्स्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन 2, ओके। तो यहाँ पे हम निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, ओके, हाफ ऑफ रो dV V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ रो dV V1 स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी एट 2 बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू वेलोसिटी एट V1। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो हाफ ऑफ रो dV इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो इसके पहले हमने वर्क का इक्वेशन निकाला था, दैट इज द P1 माइनस P2 इंटू dV। यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाला, एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अबाउट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन किस तरह से बनता है। तो ये पूरे स्टेप्स एक बार अच्छे से देख लो। नाउ वी आर गोइंग टू डील विथ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली हम सेक्शन पी क्यू एंड सेक्शन आर एस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, फिर उनका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ओके। सो पोटेंशियल एनर्जी एट सेक्शन पी क्यू, ओके। पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला होता है mgh, ओके। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू m को रिप्लेस कर देंगे अगेन डेंसिटी इनटू, अब आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है उसे हम dv लिख सकते हैं, ओके। तो आप a1 d1 भी लिख सकते हो क्योंकि इट इज एट सेक्शन पी क्यू इंटू g एंड इंटू h, तो यहाँ से हाइट रेफरेंस से हाइट h1, ओके। तो यहाँ पे ये इक्वेशन जो था रो a1 d1 को लिख देंगे dv g h1। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी एट सेक्शन pq। सिमिलरली एट सेक्शन rs अगर निकालेंगे एट rs, सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू इक्वेशन आ जाएगा रो इंटू अगेन dv इंटू g इंटू हाइट h2, क्योंकि यहाँ पे हाइट h2 मैक्सिमम है, ओके। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। नाउ यहाँ पे निकालेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी एट RS माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट PQ इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो रो dVGH दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल वाला रो dVGH1। यहाँ से अगर हम कॉमन निकालेंगे तो रो इंटू dV इंटू जी, रो dVG ये कॉमन निकलेगा इंटू ब्रैकेट H2 माइनस H1, ओके। सो दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हमने ये जो निकाला दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, एंड अगर थर्ड बात करेंगे तो वो हो जाएगा वर्क का। तो देखो बेसिकली यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले वर्क, फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें इसको जो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम था 11th में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क आर इक्विवेलेंट, ओके। काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी भी उसी का ही हिस्सा होता है, ओके। तो अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, ओके। वर्क इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ओके। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो था उसको हमने लिखा था हाफ ऑफ रो dV इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, प्लस काइनेटिक एनर्जी में हमने लिखा था रो इंटू dV इंटू जी इंटू ब्रैकेट H2 माइनस H1, ओके। एंड दिस इज फॉर वर्क। बट सबसे पहले हमने वर्क का फॉर्मूला निकाला था, दैट इज वर्क इक्वल्स टू
P2 माइनस P1 इंटू डी। ओके, ये था इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा आखिरी वाला इक्वेशन कर सकते हैं। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे P2 माइनस P1 इंटू डी वी इक्वल्स टू दिस इज एज इट इज हाफ ऑफ रो डी वी इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो डी वी जी इंटू H2 माइनस H1। ओके, सो डी वी गेट कैंसर। तो देखो P2 माइनस P1 के लिए एक इक्वेशन आ जाएगा, इसको थोड़ा सा हम एक्सपांड कर लेंगे। P2 माइनस P1 इक्वल्स टू हाफ ऑफ यहाँ पे रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस रो जी H1। ओके, तो हम क्या कर लेंगे, जितने 2 के एंड 1 के फॉर्मेट में इक्वेशन है उनको सेपरेट कर लेंगे। ओके, तो जैसे ही ये वाला टर्म इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे यही पे चेंज था, यहाँ पे P1 है और यहाँ पे P2। जब हमने इक्वेशन लिखा था दिस इज P1 एंड P2। ओके, तो इक्वेशन आ जाएगा, पूरे 1 एंड 2 के टर्म्स हम सेपरेट कर लेंगे तो P2 को आगे भेज देंगे और 1 इधर। सो P1 एज इट इज माइनस वाला इधर आने के बाद प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, यानी कि 1 के जितने टर्म्स थे प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू एट सेक्शन 2 ये P2 आगे चला जाके P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ओके, सो दिस इक्वेशन इक्वल्स टू, देखो दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर है, यानी कि सेक्शन ए पे जितना टोटल एनर्जी था, टोटल एनर्जी मतलब प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू मिला सेक्शन 2 दैट इज एट आर एस, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल होते, मतलब इसका मतलब है कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड एज बर्नौलीज इक्वेशन। यही है बर्नौलीज का इक्वेशन, दैट इज P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज बर्नौलीज इक्वेशन। अब ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है और ये किस कंडीशन में करेक्ट होता है, देखो जब भी हमने यहाँ से कंसिडर किया कि लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो हमने जो लिक्विड कंसिडर किया दैट इज द आइडियल लिक्विड, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने निग्लिजिबल या तो फिर जीरो कंसीडर किया, तभी ये दोनों इक्वेशंस इक्वेट कर सकते। अदरवाइज अगर लिक्विड यहाँ से यहाँ तक फ्लो हुआ तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकरा सकते, जहाँ पे उनका एनर्जी लूज होगा। फिर ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दिस पाइप के साथ भी टकरा सकते, यहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप होगा, हीट डेवलप होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे भी एनर्जी का लॉस होगा। लेकिन हमने वो लॉसेस को कंसिडर नहीं किया, जिसकी वजह से ये दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेट किया है। ओके, अदरवाइज हमें यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे लिक्विड यहाँ से यहाँ तक जाएगा उसकी कुछ एनर्जी कम हो जाएगी, इसलिए जो एनर्जी यहाँ पे है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। एक्चुअली में वैसे होता है, लेकिन हमने केस कंसिडर किया आइडियल का, इसलिए हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, नहीं तो वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट पूरे इसके एप्लीकेशंस हमें पढ़ना है और उस एप्लीकेशन में हमें ये वाला जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन को हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हमने बर्नौलीज इक्वेशन में क्या पढ़ा कि आप एट एनी पॉइंट, अगर किसी पॉइंट के ऊपर आपको प्रेशर चाहिए तो आप वो प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी एंड हाइट चाहिए उस पॉइंट का, कितना ऊपर होगा वो पॉइंट एट दैट पर्टिकुलर प्रेशर एंड वेलोसिटी, तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि इन तीनों को रिलेट करने के लिए ही बर्नौलीज इक्वेशन का यूज किया जाता है। और डे टू डे लाइफ में भी हम इसका अगर कहीं पे कैलकुलेशन करने की जरूरत आती है, प्रेशर, वेलोसिटी या तो फिर हाइट फाइंड आउट करना होगा, तो हमें बर्नौलीज इक्वेशन ही यूज करना होगा। तो नेक्स्ट देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो इसके पहले हमने पढ़ा था बर्नौलीज इक्वेशन, अब देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। अब एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो भी डिवाइस होगा, जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा जिसे हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, उसमें हमें बर्नौलीज इक्वेशन का यूज करना है।
तो जिसमें हम इसका यूज करेंगे उसे कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन होगा स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो अब देखेंगे स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या होता है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देखेंगे इफ्लक्स। इफ्लक्स का मीनिंग होता है फ्लूइड आउट फ्लो। ओके, फ्लूइड आउट फ्लो। अब देखेंगे फ्लूइड आउट फ्लो क्या होता है। तो उससे पहले यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे टैंक, और इस टैंक के अंदर हमने कुछ फ्लूइड रखा है। ओके, और यहाँ पे जो लिक्विड रखा है वो इस टैंक के अंदर है, उसका ये वाला लेवल होगा, और हमने इस टैंक को समझो यहाँ पे एक होल निकाला। ओके, यहाँ पे एक ओपनिंग है, और जैसे हमने इस टैंक को इन्वर्टेड किया तो ये पूरा लिक्विड यहाँ से निकल जाएगा। या तो फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पूरा टैंक इनिशियली प्लेन था और हमने यहाँ पे इसके एक होल जो था यहाँ पे हमने एक बोरिंग किया। जैसे आपने यहाँ पे बोरिंग किया करोगे तो यहाँ से पूरा लिक्विड बाहर आ जाएगा, उसे ही कहेंगे फ्लूइड आउटफ्लो, यानी कि ये क्या हुआ, इट इज द इफ्लक्स। ओके, और हमारा टाइटल है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो यहाँ पे जो इफ्लक्स होगा इसका स्पीड हमें कैलकुलेट करना है, मीन्स यहाँ पे हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा उसे हम कंसिडर करेंगे v2। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम यूज करने वाले बर्नौलीज इक्वेशन का। तो जिस तरह से हमने दो सेक्शन कंसीडर किए थे जब हमने बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ा था, उसी तरह से यहाँ पे दो इक्वेशंस कंसीडर करेंगे एंड वी विल अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन टू दैट टू सेक्शंस। तो ये वाला हमारा फर्स्ट सेक्शन होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसे P1 कंसीडर करेंगे, यहाँ पे जो लिक्विड का वेलोसिटी होगा इट इज नोन एज V1, और यहाँ पे जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है टैंक का उसे कंसीडर करेंगे A1। सो P1, V1 एंड A1 आर आवर कंसिडरेशंस एट सेक्शन 1। सिमिलरली ये वाला जो जहाँ पे हमने होल ड्रॉ किया था वो वाला सेक्शन हम 2 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 सेक्शन होगा और हम सिर्फ इतना ही एरिया कवर करने वाले अब, इसलिए यहाँ पे जो एरिया होगा इट इज A2, यहाँ पे जो प्रेशर होगा इट इज P2, एंड जो वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है दैट इज V2। तो जहाँ यहाँ पे जितना भी होल का साइज होगा दैट इज द एरिया A2, और यहाँ पे हमें प्रेशर निकालना है। ओके, तो इनिशियली जब हमने इस टैंक के अंदर लिक्विड फिलअप किया था तो यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट होने वाला है 1 लेवल पे एंड एट 2 लेवल दैट इज द पोजीशन ऑफ एग्जिट ऑफ लिक्विड। तो दोनों पोजीशन पे जो प्रेशर रहेगा इट इज इक्वल। एंड व्हाई इट इज इक्वल, बिकॉज बोथ द एरियाज, बोथ द सेक्शंस 1 and 2 आर एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे दोनों सेक्शंस एटमॉस्फेयर को एक्सपोज है, इसलिए P1 P2 इक्वल रहेंगे एंड दैट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो हम लिख देंगे फर्स्ट हमारा पॉइंट जो हमें पता चला यहाँ से कि P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P0, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अब सिंपल देखो यहाँ पे A1 एंड यहाँ पे A2। सो इस केस में हमें पता चला कि A1 इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू A2। क्यों हमने ऐसा लिखा, तो इसका आगे चल के यूज हमें समझ में आने वाला है कि वाई A1 इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू A2, ये हमने सिर्फ क्यों लिखा। थर्ड, V1 एंड V2। So V1 is the velocity at section 1, V2 is the velocity at 2, and we have to find that velocity. Okay, तो अब हम यहाँ पे हमारा बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे फॉर 1 and 2 सेक्शन। सो 1 सेक्शन के लिए प्रेशर P1 प्लस हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे यहाँ पे जो होता है हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे जो एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी वो लिखेंगे रो GH। ठीक है, तो H क्या होगा, समझो ये वाला पॉइंट ही हमने रेफरेंस कंसीडर किया, 2 वाला जो पॉइंट है ये रेफरेंस कंसीडर किया, और यहाँ से 1 तक का हाइट हमने H1 कंसीडर किया। अब हमने H2 को ही रेफरेंस कंसीडर किया, इसलिए H2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। सो रो GH1 इक्वल्स टू सेकंड वाला सेक्शन P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा रो GH2। ओके, सो हमने बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई किया एट सेक्शन 1 and 2, लेकिन हमें पता है कि जितना P1 उतना ही P2 क्योंकि इट इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो यहाँ पे P1 एंड P2 गेट कैंसल, तो इक्वेशन हुआ हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे H2 तो 0 था इसलिए पोटेंशियल एनर्जी एट सेक्शन पे 0 हो जाएगी, इक्वल्स टू बचेगा हाफ रो V2 स्क्वायर।
ओके, सो हम फाइंड आउट कर लेंगे रो जी एच वन. सो रो इंटू जी एच वन इक्वल्स टू हाफ ऑफ रो वी टू स्क्वेयर माइनस हाफ ऑफ रो वी वन स्क्वेयर. यहाँ से कॉमन निकलेगा हाफ रो वी टू स्क्वेयर माइनस वी वन स्क्वेयर इक्वल्स टू रो जी एच वन. तो यहाँ पे रो रो गेट कैंसल और इक्वेशन आ जाएगा, ये हाफ में से टू मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो 2GH1. और ये जो H1 है इसका हाइट हम अगर H लिखते हैं तो इसे लिखेंगे हम 2GH. H1 इक्वल्स टू H कंसिडर करेंगे. सो 2GH इक्वल्स टू आ जाएगा इक्वेशन V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. ओके, तो ये बेसिक इक्वेशन मिला हमें 2GH इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. ये भी इक्वेशन आप याद रख सकते हो 2GH इक्वल्स टू, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है V2. ओके, तो अब हमने जो रिलेशन यहाँ पे लिखा था वो अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले. वो किस तरह से यूज़ करते तो देखेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था, बर्नौलीज इक्वेशन से पहले पढ़ा था कि कंटिन्यूटी इक्वेशन, एंड फ्रॉम दैट कंटिन्यूटी इक्वेशन वी नो दैट A1 V1 एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू A2 V2 एरिया इंटू वेलोसिटी. ये हमेशा कांस्टेंट होता है. सो V2 इक्वल्स टू आएगा A1 बाय A2 इंटू V1. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ V2. ओके, तो सॉरी हमें V1 फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे V1 निकालेंगे. सो V1 इक्वल्स टू A2 डिवाइडेड बाय A1 इंटू V2. ठीक है, V1 फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें V2 निकालना है तो हम V1 को रिप्लेस करेंगे. सो ये वैल्यू पुट करेंगे 2GH इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस ये पूरे टर्म का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे V1 स्क्वायर है. सो A2 डिवाइडेड बाय A1 होल स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर. सो 2GH इक्वल्स टू V2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर रहेगा 1 माइनस A2 डिवाइडेड बाय A1 होल स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे इक्वेशन में किस तरह से कन्वर्जन होने वाला है. वो जो फैक्टर हमने लिया था वेरी वेरी लार्ज, उसे हम देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह से यूज़ करेंगे. अब देखो यहाँ पे रेशो है A2 बाय A1. हमें भी पता है कि A2 इज़ वेरी स्मॉल एंड A1 इज़ वेरी लार्ज. तो हमने कंसिडर किया, समझो सपोज कंसिडर, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसे एक्चुअल में वैल्यू लेना नहीं है और ले भी लिया तो वो स्मॉल आने वाला. ओके, A2 का वैल्यू अगर हम समझेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर, और उसके कंपैरिजन में अगर हम A1 का वैल्यू कंसिडर करेंगे इट इज़ 100 मीटर स्क्वायर, उससे 100 टाइम्स बड़ा है. तो A2 बाय A1 क्या आ जाएगा, A2 बाय A1 इट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज़ 0.01, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.000 ऐसे 2-4 बार आएगा, फिर 1 आएगा और इसे 1 में से माइनस करना है. ओके, इसे 1 में से माइनस करना है, यहाँ पे हमने लिखा है 1 माइनस. ओके, सो ये आंसर अप्रोक्सीमेटली 1 ही आ जाएगा क्योंकि 1 में से ये वैल्यू अगर चला गया तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं गिरने वाला. तो ये पूरा टर्म इक्वल्स टू आ जाएगा 1, ये पूरा टर्म इक्वल्स टू आ जाएगा 1. सो हम इसे निगलेक्ट कर देंगे, और जैसे आप इसे निगलेक्ट कर दोगे तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन आ जाएगा V2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH. ओके, सो इक्वेशन फॉर वेलोसिटी V2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH and V2 is the speed of efflux. So V2 equals to under root of 2GH, under root of 2GH. तो जब भी फ्री फॉल होता है, हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि जब भी फ्री फॉल होता है तो फ्री फॉल का वेलोसिटी होता है V2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2GH. सेम वेलोसिटी हमें यहाँ पे मिला, दैट इज द स्पीड ऑफ इफ्लक्स. सो ये फर्स्ट एप्लीकेशन था और हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से बर्नौलीज इक्वेशन का यूज किया जाता है अगर हमें किसी का वेलोसिटी फाइंड आउट करना होगा तो. ओके, इसी तरह से आपको अगर प्रेशर या तो फिर हाइट निकालना है तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. जो भी सेक्शन होगा वहाँ पे 2 पार्ट लेना है आपको, 1 and 2, एंड अप्लाई द बर्नौलीज इक्वेशन सो यू कैन फाइंड द डिजायर्ड वैल्यू. नाउ अब देखेंगे सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज द वेंचुरी ट्यूब. तो हमारा सेकंड एप्लीकेशन इज वेंचुरी ट्यूब. अब वेंचुरी ट्यूब का यूज कहाँ पे किया जाता है, टू फाइंड द डिस्चार्ज एंड वेलोसिटी. ओके, अगर कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है किसी भी पाइप में से, उसका वेलोसिटी या तो फिर हमें डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो डिवाइस यूज करेंगे दैट इज वेंचुरी ट्यूब. अभी डिवाइस में क्या है, तो इस डिवाइस में 3 पार्ट है. फर्स्ट कॉन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग एंड सेंट्रल वाला जो पोर्शन है दैट इज अ थ्रोट. सो इट इज कॉन्वर्जिंग पार्ट. कॉन्वर्जिंग मीन्स इसका एरिया रिड्यूस होते गया.
फिर सेकंड पार्ट जो बना इट इज थ्रोट, एंड थर्ड फिर ये बड़ा होते जा रहा है, इट इज डाइवर्जिंग पार्ट। ओके, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, कॉन्वर्जिंग, थ्रोट एंड डाइवर्जिंग। हमें जो इंपॉर्टेंट है वी रिक्वायर्ड कॉन्वर्जिंग एंड थ्रोट। तो हमारा फर्स्ट सेक्शन जो होगा इट इज एट कॉन्वर्जिंग पार्ट, एंड सेकंड सेक्शन जो होगा इट इज एट डाइवर्जिंग पार्ट। तो ये जो कॉन्वर्जिंग पार्ट है इसका डायमीटर आगे चल के छोटा हो गया, और यहाँ पे सेक्शन जो है ये नैरोर सेक्शन हो गया। तो हमें पता है जैसे सेक्शन नैरोर हो जाएगा तो वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है और वहाँ पे प्रेशर का ड्रॉप होता है। तो ये वाले केस में हमें सिंपली पता है कि P1 इज ग्रेटर देन P2 एंड V2 इज ग्रेटर देन V1। ओके, एरियाज के बारे में बात करेंगे तो A1 इज ग्रेटर देन A2। ओके, तो इस तरह से आ जाएगा P1 V2 एंड A1 से रिलेशन। अब देखो हमारा जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में लिक्विड फ्लो होगा, फ्रॉम कॉन्वर्जिंग पार्ट टू थ्रोट एंड थ्रोट टू द डाइवर्जिंग पार्ट। जैसे ये पूरा लिक्विड थ्रोट में आ जाएगा तो इसका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा और वेलोसिटी वहां पे बढ़ने लगेगी। अब यहाँ पे 2 ट्यूब्स हमने आउट निकाले उसी सेक्शन से, जहाँ पे हमारा पहला सेक्शन होगा इसके प्रेशर की वजह से यहाँ पे लिक्विड का कुछ हाइट मेंटेन होने वाला है। उसी तरह से जब हम कोई पाइप यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, छोटा सा पाइप ट्यूब इन थ्रोट दैट इज इन सेक्शन 2, तो यहाँ पे जो लिक्विड होगा इसकी वजह से इस पाइप में भी कुछ लिक्विड का राइज होने वाला है। तो दोनों जो लेवल्स होंगे उनके बीच में जो डिफरेंस आने वाला है उसे हम कंसिडर करने वाले H। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा इट इज P1 और यहाँ पे जो प्रेशर होगा इट इज P2। और जो प्रेशर डिफरेंस है जो हमने स्टार्टिंग के इनिशियल लेक्चर्स में देखा था, सो प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं रो जी एच। सो इट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू रो जी एच। अब हम अपना बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ओके, तो इनिशियल सेक्शन फर्स्ट के लिए हम अप्लाई करेंगे प्रेशर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा रो जी H1 इक्वल्स टू सेकेंड वाला पोर्शन P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। लेकिन एज P1 एंड P2 आर एट द सेम हाइट, दोनों का हाइट सेम है, बॉटम से कंसिडर करेंगे हम इस बोर्ड के बॉटम से, तो दोनों का हाइट नियरली सेम है। इसके वजह से दोनों का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो सेम हो जाएगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा? तो P1 हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो हम यहाँ पे प्रेशर माइनस प्रेशर ले लेंगे, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर। तो इसको और आगे चल के हाफ ऑफ रो कॉमन निकालेंगे तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आ जाएगा, एंड दिस इज P1 माइनस P2। ओके, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा था P1 माइनस P2 इक्वल्स टू रो जी एच। ठीक है, ये वाला हमारा सेकंड इक्वेशन होगा। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली रो जी एच इक्वल्स टू हाफ ऑफ रो into V2 square minus V1 square. Okay, so this row get cancel and 2 goes into multiplication, so 2 rho GH equals to again V2 square minus V1 square। सेम इसी तरह से इक्वेशन आया था हमारा जब हमने इसका पहला एप्लीकेशन देखा था, दैट इज 2GH इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो यह हमारा फाइनल इक्वेशन होगा। अब आगे चल के क्या करोगे, क्योंकि हमें पता है A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, यहाँ से आप किसी एक का वैल्यू निकाल लो, चाहे तो वो V1 या तो फिर V2, और यहाँ पे इंसर्ट कर लो, तो आप जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी एट सेक्शन 1 एंड एट सेक्शन 2 फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज द नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज वेंचुरी ट्यूब। किस तरह से वर्क होता है, किस तरह से इक्वेशन डिराइव करना है, ये इसका पूरा यहाँ पे बेसिक था। अब देखेंगे हम हमारा नेक्स्ट बेसिक 3 एप्लीकेशन से, उसमें से होगा हमारा लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन। दिस आर द सिंपलेस्ट एप्लीकेशन जिनके अंदर एक ही तरह से लॉजिक वर्क होने वाला है, इसलिए तीनों को हम 5 मिनट में ही खत्म कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट एप्लीकेशन लिफ्टिंग अप ऑफ एरोप्लेन। जो एरोप्लेन है वो टेक ऑफ किस तरह से लेता है उसके बारे में हमें पता करना है। ओके, जो एरोप्लेन के विंग्स होते हैं वो कुछ इस शेप में हो गए। यहाँ पे जो मैंने शेप दिखाया तो ये एरोप्लेन के विंग्स होते हैं, और इनका शेप जो होता है उन्हें कहते हैं स्ट्रीमलाइन एरोडायनेमिक शेप। अब ये इस तरह का शेप क्यों प्रोवाइड किया जाता है? जब भी एरोप्लेन टेक ऑफ करेगा, ओके, तो वो जब मूव करने लगता है तो
आपके सामने जो एयर होता है वो उसको अपोज करने लगता है, बिकॉज जितने स्पीड से आप भागोगे उतने स्पीड से एयर आपको अपोज करने लगती है। और जब ये शेप एरोडायनेमिक होगा तो इसका बॉटम सरफेस का शेप इस तरह से होता है कि इसको एयर टकराने के बाद ये स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, लेकिन इसका जो टॉप का पोर्शन होता है वो इस तरह से मैन्युफैक्चर किया होता है जिसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन शेप, कि जिसके वजह से एयर उसको टकराने के बाद उसके ऊपर से हाई स्पीड से फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो होगा, तो यहाँ पे हाई स्पीड, किसका हाई स्पीड? एयर का हाई स्पीड, और यहाँ पे लो स्पीड एयर है, नीचे जो है नीचे लो स्पीड एयर है। अब देखो जैसे ही ऊपर वेलोसिटी हाई हुआ तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, दिस प्रेशर रिड्यूसेस ओके, और बॉटम का जो प्रेशर होगा ये प्रेशर इसके कंपैरिजन में क्या होगा? हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर कहाँ से है? नीचे से ओके। तो यहाँ पे हाई प्रेशर एक्ट होने वाला है और ऊपर से जो प्रेशर एयर का होने वाला है इट इज लो प्रेशर। ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस दिस एरोप्लेन टेक्स ऑफ, और वो एरोप्लेन वहां से लिफ्ट होना स्टार्ट होगा और उसे कहते हैं हम डायनेमिक लिफ्ट। उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? डायनेमिक लिफ्ट। जब एरोप्लेन के वेट से ये प्रेशर डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तब ये एरोप्लेन लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज द थ्योरी बिहाइंड दिस लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन, जिसके अंदर बर्नौलीज इक्वेशन का यूज किया है। क्या कि जैसे प्रेशर ड्रॉप हुआ बॉटम से प्रेशर बढ़ा और इसकी वजह से ये एरोप्लेन लिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। अब सेकंड, ब्लोइंग ऑफ रूफ्स। मोस्ट ऑफ द टाइम जब बहुत बड़े बड़े स्टॉर्म्स आते हैं या तो फिर विंड का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है तो उस वक्त जो भी रूफ्स होते हैं, हमारे घर के ऊपर जो भी रूफ्स होते हैं वो ब्लो होना स्टार्ट हो जाता है, वो उड़ के चले जाते हैं। तो ये वाले केस में क्या हुआ कि अगर समझिए हमारा शेप इस तरह से होता है, किसी भी होम का शेप इस तरह से होता है, तो जैसे ही एयर इसको स्ट्राइक करेगी तो ये स्पीड से ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट करेगा। जैसे ये इसका स्पीड बढ़ेगा तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा ये दिस प्रेशर ड्रॉप्स, और घर के अंदर से रूफ के बिलो जो प्रेशर होगा दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे ही इस रूफ के ऊपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे चला जाएगा तो नीचे वाला जो प्रेशर होगा ये इस रूफ को उठाएगा एंड दिस रूफ्स ब्लोज ऑफ। तो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन। एंड लास्ट एप्लीकेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा स्प्रे होता है पेंटिंग वाला, वो स्प्रे या तो फिर बॉडी स्प्रे भी कंसीडर कर सकते हो, उसमें इस तरह से एप्लीकेशन यूज किया जाता है ओके। जो एटोमाइजर होता है या तो फिर कार्बोरेटर जो होता है गाड़ियों में यूज किया जाता है। तो समझो यहाँ पे एक पिस्टन, जैसे पिस्टन स्पीड से आगे जाएगा तो यहाँ से हाई वेलोसिटी एयर इसके अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हुआ? इंक्रीज। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होगा यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होगा और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो लिक्विड है वो लिक्विड ऊपर की तरफ आके स्मॉल पार्टिकल्स में स्प्रे हो जाएगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एटोमाइजर या तो फिर कार्बोरेटर या तो फिर स्प्रे पेंटिंग। सो यहीं पे हमारा पूरा चैप्टर जो है वो पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है विथ एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन।